सो वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे। और मैं आपके लिए वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ बायो की। तो अभी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन एवं अवशोषण चैप्टर करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊँ, तो आप प्रॉपर एनसीईआरटी लीजिए और लाइनों को समझते जाइए। मैं एक्सप्लेन करूँगा ना। सो चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर। तो ह्यूमन फिजियो का पहला चैप्टर में सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। व्हाट इज डाइजेशन, पाचन क्या है। सो पाचन को समझने के लिए आपको इस डेफिनेशन को पढ़ना होगा जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अवशोषण युक्त योग्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया ही पाचन कहलाती है। ठीक है। एंड इट्स कैरिड आउट बाय आवर डाइजेशन सिस्टम बाय टू मेथड्स। द फर्स्ट इज मैकेनिकल मेथड एंड सेकंड इज बायोकेमिकल मेथड। जो पाचन की क्रिया है वो हमारे शरीर में दो विधियों द्वारा पूर्ण होती है। तो पहला जो विधि है उस विधि वो विधि है यांत्रिक विधि, और दूसरी जो विधि है उसका नाम है जैव रासायनिक विधि। तो हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अवशोषण युक्त पदार्थों में बदलने की क्रिया, ये दो विधियों द्वारा होती है। सबसे पहला विधि जो है वह है जैव रासायनिक विधि, और जो दूसरा विधि है वो है यांत्रिक विधि। सॉरी, पहला यांत्रिक विधि, दूसरा जैव रासायनिक। आगे पीछे कर सकते हैं सिर्फ कोई ये ना। अब जो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है ये एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो डाइजेशन सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स यानी सहायक ग्रंथियों से मिलकर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मिलकर बनता है ना। अब जो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होगा और एनस में खत्म होता है ना। तो मुख से स्टार्ट होगा और गुदाद्वार में अंत होता है हमारी आहार नाल का। सो द एलिमेंट्री कैनाल begins with an elementary opening the mouth and it's open out the posteriorly through the anus। ठीक है। तो जो हमारा आहार नाल है वो मुख से प्रारंभ होता है और गुदाद्वार में इसका अंत होगा। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है। तो माउथ ओपन्स होगा बक्कल कैविटी में। माउथ ओपन्स होगा बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा, है ना। बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी आप बोल सकते हैं। बक्कल तो माउथ जो है, ये जो माउथ है ये अंदर एक कैविटी भी ओपन होता है, इसको बक्कल कैविटी और हिंदी में मुख गुहा कहते हैं, है ना। आप अपने स्क्रीन पर पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है। तो आपने पिक्चर देख लिया होगा। अब जो बक्कल कैविटी है उसमें कई दांत और एक मस्कुलर टंग है, एक पेशीय जीवा है। हमारे बक्कल कैविटी में कई दांत और एक मस्कुलर टीथ है ना। सो हमारे बक्कल कैविटी में बहुत सारे दांत और मस्कुलर टीथ है, पेशीय जीवा है। टंग जिसको जीवा वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। टंग हमारा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा है मस्कुलर टंग। अब उसके बाद वाली में each teeth is embedded in a socket of jaw bone. This type of attachment is called thecodont. तो हमारे जो दांत हैं वो सांचों के बने जबड़ों में स्थित है, सांचों के बने जबड़ों में धंसे हुए हैं। और इस प्रकार की डेंटिसिटी यानी दांत की व्यवस्था को आप थीकोडोंट यानी गर्त में दबा हुआ, है ना, जबड़ों में दबा हुआ दांत। ठीक है। सो embedded in a socket of jaw, this type of attachment is called thecodont।
थीकोडोंट। लाइन याद रखिएगी, लाइन याद रखना है कि दांत जबड़ों में धसी हुई दांतों की व्यवस्था को थीकोडोंट कहते हैं। ये एग्जाम में आपके एज इट इज एमसीक्यू बन के हो जाएगा ना। अब मनुष्य मतलब मैमल्स में अगर हम देखें, मैमल्स में जिसमें मनुष्य भी आ जाते हैं, उनमें 2 प्रकार के दांत आते हैं। आप याद कीजिए, जब आप बचपन में थे तब आपके दूध के दांत आए होंगे, मिल्क टीथ आया होगा, ठीक है। तो वो एक टेम्पररी टीथ है जो टूटते हैं, टूट जाते हैं, उसके जगह पर स्थायी परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है ना। जो दूध के दांत हैं वो टूट जाते हैं, उसी की जगह पर एक दांत आते हैं जो कभी नहीं टूटते, तो वो परमानेंट टीथ है। मतलब परमानेंट टीथ जो टेम्पररी टीथ है, जो अस्थायी दांत है, जो स्थायी दांत है वो अस्थायी दांतों को प्रतिस्थापित रिप्लेस करके उनका जगह ले लेते हैं। और इस प्रकार की जो दांतों की व्यवस्था है, जिसमें दांत 2 बार आते हैं पूरे जीवन काल में, इस प्रकार की आप दांत की व्यवस्था को आप नाम दे देंगे डायाफायोडोंट यानी द्विबार दंत, ठीक है। तो मैमल्स में 2 प्रकार के दांत आते हैं, टेम्पररी टीथ यानी अस्थायी दांत और परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ। तो जो टेम्पररी टीथ है यही रिप्लेस होंगे, यही प्रतिस्थापित होंगे, ये टूट जाते हैं और इन्हीं की जगह परमानेंट या एडल्ट टीथ आ जाते हैं, है ना। तो पूरे जीवन काल में, मैमल्स के पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आ रही है, तो इस प्रकार की दांतों की व्यवस्था को आप डायाफायोडोंट यानी द्विबार दंती कहेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि डायाफायोडोंट पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, डायाफायोडोंट द्विबार दंती, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। An adult human has 32 permanent teeth which 4 different types। तो एक वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं, है ना। तो 4 अलग अलग प्रकार के दांत हैं। तो इस प्रकार की दांतों की व्यवस्था को आप, इस प्रकार की जो डेंटिसिटी है उसको आप हेट्रोडोंट, है ना, डेंटिशन बोलते हैं, हेट्रोडोंट डेंटिशन। तो ये जो लाइन है हेट्रोडोंट, ये हिंदी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन इंग्लिश एनसीईआरटी में इस लाइन को लिखा है हेट्रोडोंट डेंटिशन। मतलब अलग अलग प्रकार के 4 अलग अलग प्रकार के जो दांत हैं, इस कारण इस व्यवस्था को हेट्रोडोंट डेंटिशन, ठीक है। तो वो 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है इंसीजर यानी कृंतक, आई। उसके बाद आता है कैनाइन यानी रदनक, सी। प्रीमोलर, अग्र चवर्णक यानी पीएम। और लास्ट में आता है मोलर चवर्णक, ठीक है, जिसको ऐसे घोषित करते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन में देखिए, आपके स्क्रीन में आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें पहला आपको दिख रहा होगा इंसीजर दिख रहा होगा, आपको इंसीजर दिख रहा होगा। फिर उसके बाद आपको कैनाइन दिख रहा होगा, फिर उसके बाद आपको प्रीमोलर और मोलर दिख रहा होगा, ठीक है। तो 1 और 2 में आपको इंसीजर दिख रहा है, फिर 3 में आपको कैनाइन दिख रहा है, और प्रीमोलर 4 and 5 and 6, 7, 8 इट्स मोलर, ठीक है। तो आप अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, और आपके मोबाइल में तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो अब आगे आते हैं। अब द अरेंजमेंट ऑफ teeth in each half of upper and lower jaw in the order of incisor, canine, premolar, molar is represented by a dental formula which in humans। तो आगे हमारे जो दांतों की व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, जो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के क्रम में व्यवस्थित है, इस ऑर्डर में जो अरेंज है। तो आधे ऊपरी जबड़ों में दांतों की संख्या बटे निचले आधे जबड़ों में दांतों की संख्या को हम एक डेंटल फॉर्मूला, एक दंत सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। तो आधे ऊपरी जबड़ों की दांतों की संख्या, इंसीजर सबसे पहला 2, 2 1 2 3, आपको याद है 2 1 2 3 अपन 2 1 2 3, है ना। तो ये अपर होगा, हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ, अपर एंड लोअर जॉ में नंबर ऑफ टीथ्स है ना। तो 2 1 2 3, तो जो 2 है वो इंसीजर होगा, 2 इंसीजर, कैनाइन
1 जो है वो कैनाइन है, प्रीमोलर 2 है और मोलर 3 है। उसी प्रकार नीचे में लोअर जॉ में 2 इंसिजर, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3। सो 2 1 2 3, 2 1 अपॉन 2 3। डेंटल फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ह्यूमंस में, मनुष्यों में दंत सूत्र यानी डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3, 2 1 2 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब आपको आपकी स्क्रीन में दांत दिख रहा होगा, एक टीथ रिप्रेजेंट किया गया है आपको। तो आप देख सकते हैं कि सबसे आपको ऊपर में इनेमल का लेयर दिख रहा होगा, उसके बाद क्राउन दिख रहा होगा, है ना। उसके बाद आपको ब्लड वेसल्स और टीथ के जो रूट्स हैं वो दिख रहे होंगे, है ना। उसके बाद सेंसरी फाइबर या नर्व आपको दिख रहा होगा और ब्लड वेसल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो जो सबसे, अगर आप अपने उसमें इमेज में आप अपनी स्क्रीन में देखें तो आपको सबसे जो बाहरी लेयर है, सबसे आउटर लेयर, वो इनेमल की लेयर दिख रही होगी, है ना। तो ये जो इनेमल का लेयर है, ये जो इनेमल का लेयर है, ये जो फूड पार्टिकल्स है उसको च्यूइंग करने में, मैस्टिकेशन करने में मदद करता है, चबाने में मदद करता है, क्योंकि ये हमारे दांत की सबसे कठोर सतह है। इनेमल की सतह हमारे दांत की सबसे कठोर सतह है ना, जो भोजन को चबाने में मदद करती है। ठीक है, भोजन को चबाने में मदद करती है। तो द हार्ड च्यूइंग surface of the teeth is made up of enamel, helps in the mastication of food। मतलब हमारे दांत की सबसे बाहरी सतह इनेमल की बनी हुई है, जो अत्यधिक कठोर है और जो भोजन को मैस्टिकेशन यानी चबाने में मदद करती है। अब आपके एनसीईआरटी लाइन में जीभ के बारे में, टंग के बारे में दिया हुआ है, तो इसे पढ़ते हैं। ठीक है, The tongue is a freely movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum। तो जो जीभ है, जो टंग है, वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो फ्रेनुलम के बेस से, जो बक्कल कैविटी के बेस से, जो मुख गुहा की आधार से एक संरचना द्वारा जुड़ी हुई है, जिस संरचना को फ्रेनुलम कहते हैं। तो जीभा एक पेशीय संरचना है जो मुख गुहा के आधार से फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी हुई है। तो जो टंग है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो बक्कल कैविटी के फ्लोर से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी हुई है, उसके द्वारा अटैच्ड है। तो टंग में जब आप टंग को देखते हो तो आपको छोटे छोटे उभार दिखेंगे। आपको मैं अभी एक आपके स्क्रीन पर एक डिस्प्ले एक पिक्चर शेयर करूंगा, आप उसमें देखिए। तो टंग अपर सरफेस पर, टंग के अपर सरफेस पर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं जो छोटे छोटे उभार के रूप में, है ना। टंग के सरफेस पर छोटे छोटे उभार के रूप में टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। इन टेस्ट बड्स को पैपिली कहते हैं या पैपिला बोल सकते हैं। तो इन टेस्ट बर्ड्स को आप पैपिला बोल सकते हैं, जो छोटे छोटे उभार के रूप में या स्मॉल प्रोजेक्शंस के रूप में आपके टंग में पाए जाते हैं। अब अपने स्क्रीन में देखिए, आपको दिख रहा होगा अलग अलग टेस्ट बर्ड्स दिख रहे होंगे, है ना। कहाँ पास कौन सा टेस्ट आता है ये भी दिख रहा होगा आपको। तो अब आगे, इसके आगे अब एलिमेंट्री कैनाल में जाते हैं। अब माउथ वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी से। अब आप फेरिंग्स में आएंगे, फेरिंग्स से फिर आपको स्टमक में जाना है ना। इसोफेगस होते हुए तो इसे करते हैं। चलिए, अब इसोफेगस के बारे में पढ़ना है। तो अब जो कॉमन पैसेज था फूड एंड एयर का, भोजन और वायु का जो एग्निस्ट मार्ग था, उसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। अब फेरिंग्स से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जो श्वास नली ट्रैकिया में जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा, और एक रास्ता जो भोजन मार्ग होगा जो एलिमेंट्री कैनाल को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो बक्कल कैविटी ओपन होता था फेरिंग्स में, है ना, जो कि कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, उभयनिष्ठ मार्ग था फेरिंग्स। ठीक है, अब जो फेरिंग्स है
वो गलेट में ओपन होगा। फेरिंग्स से दो ओपनिंग होती है, एक गलेट और एक ग्लॉटिस। तो जो गलेट है, गलेट आगे इसोफेगस में ओपन होता है, और ये जो ग्लॉटिस है ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक को कंटिन्यू करेगा। अब ग्लॉटिस में क्योंकि ये कॉमन पैसेज के पास है ना, ये फेरिंग्स के पास है, यहाँ से फूड भी जा रहा है, फूड और एयर का कॉमन पैसेज है, तो जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें भोजन जाने का खतरा रहता है। तो वहां पर उस रेस्पिरेटरी ट्रैक को ढकने के लिए एक कार्टिलेजिनस फ्लैप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस स्ट्रक्चर को, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर को आप एपिग्लॉटिस बोलेंगे। एपिग्लॉटिस बोलेंगे जो भोजन को, जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो भोजन है, उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक में आने से रोकेगा। ठीक है, तो भोजन निगलते समय फूड पार्टिकल्स को ट्रैकिया में आने से रोकता है, ट्रैकिया में जाने से रोकता है। अगर मान लो जाए कभी धोखे से एक भी अगर पार्टिकल आ जाता है फूड का, तब आपको जोर से खांसी आती है, तो फूड पार्टिकल बाहर आ जाता है, झटके के साथ खांसी आता है। तो यहाँ श्वास नली में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ना जाएं, इसलिए वहां पर एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। जैसे आप भोजन निकलते हैं तो वो उस जगह को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को ढक लेगा और फूड पार्टिकल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाता। ठीक है, तो ये चीज है। अब ग्लॉटिस है ना, ग्लॉटिस के पास क्या है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, इसको एपिग्लॉटिस बोल रहे थे, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को ढक लेता है भोजन निगलते समय। ठीक है, भोजन निगलते समय। अब जो गलेट है, गलेट वो आगे कंटिन्यू होगा इसोफेगस में, जो गलेट है वो आगे कंटिन्यू होगा इसोफेगस में। अब जो आहार नाल है, गलेट है, आहार नाल सॉरी इसोफेगस है, वो एक थी लॉन्ग ट्यूब है, एक पतली लंबी नली है, एक पतली लंबी नली है। जो इसोफेगस है वो एक पतली लंबी नली है, जो नेक से होते हुए थोरैक्स, और थोरैक्स से होते हुए डायफ्राम, और डायफ्राम से होते हुए एक जे शेप्ड यानी जे आकार की एक थैली यानी बैग में ओपन होता है, जिसे आप स्टोमक कहते हैं, आमाशय, है ना। तो जो इसोफेगस है वो नेक, थोरैक्स, डायफ्राम और डायफ्राम, नेक, थोरैक्स और यहाँ पर डायफ्राम है ना, यहाँ पर डायफ्राम है, डायफ्राम से होते हुए जे आकार की थैली में ओपन होगा, जिसे आप स्टमक कहते हैं। अब भोजन यहां से इसोफेगस से, फेरिंग्स से इसोफेगस से आमाशय में कैसे जाता है, तो इसोफेगस से भोजन स्टमक में क्रमानुकुंचन गति यानी पेरिस्टालिसिस है ना, पेरिस्टालिसिस द्वारा जाती है, जो कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है ना। तो एक मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा इसोफेगस से जो भोजन है वो स्टोमक में जाएगा। उस मैकेनिकल प्रोसेस को आप पेरिस्टालिसिस यानी क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं, जो इसोफेगस के मस्कुलर ट्यूब में होगा। ठीक है, सो इसी के साथ अब स्टमक पढ़ना है। आप एक बार इसोफेगस देख लीजिए, आपके डिस्प्ले में आ रहा होगा।